न्यूबॉर्न बेबी की केयर कैसे की जाती है, न्यूबॉर्न बेबी को क्या क्या मसाइल होते हैं और न्यूबॉर्न बेबी को कैसे संभाला जाता है। इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पर आपको न्यूबॉर्न बेबी की केयर के बारे में, उसकी पूरी रूटीन के बारे में सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। अपनी प्यारी प्यारी नई माँ बनने वाली बेटियों को, बहनों को गाइड करूंगी। इसलिए जिन लोगों को इस चैनल में दिलचस्पी है, जो अभी अभी नई माँ बननी है या बनने वाली हैं, जो इस बारे में एक मुकम्मल गाइड चाहती हैं, गाइडलाइन चाहती हैं, जो इंफॉर्मेशन चाहती हैं, मुख्तलिफ टिप्स चाहती हैं या ट्रिक्स चाहती हैं, ये किस तरीके से बच्चे की केयर की जाती है, उनके लिए मैंने ये चैनल बनाया है। इसलिए जिसको इस चैनल में दिलचस्पी है, जो नई माँ बनने वाली हैं, वो बेशक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो आइए अपनी प्यारी सी वीडियो का आगाज़ करते हैं। और मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे घर में कुछ दिन पहले एक मेहमान आई थी जिसे न्यूबॉर्न बेबी की केयर करना बिल्कुल नहीं आता था। तो फिर मुझे ये आइडिया आया कि मुझे अल्लाह पाक ने इस रहमतों से और नेमतों से नवाज रखा है और मेरे पास बहुत तजर्बा है। इसलिए मैं आपके साथ इस कुछ बच्चों की केयर के बारे में कुछ टिप्स जो है वो शेयर करूँ। जैसे कि अभी ये मेरी बेटी जो है हो चुकी है 7 से 8 माह की, और ये इसकी पैदाइश पे मेरी बेटी को उसके पापा के कान में अजान दे रहे हैं। मेरी अम्मी ने इसे उठाया हुआ था, मेरा हुआ था सी सेक्शन। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे चौथी बेटी अता की, और इस बेटी की केयर मैंने किस तरह की है, किस तरह से संभाला है, और कौन से मसले मसाइल का मुझे सामना करना पड़ा और कौन से मसले मसाइल का आजकल की नई बच्चियों को सामना करना पड़ता है। क्योंकि नई बच्चियां जब नई नई माँ बनती हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं होता, कोई आइडिया नहीं होता कि बच्चे की केयर कैसे करनी है, बच्चे के साथ क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। इस वजह से जो है ना वो परेशान भी होती हैं, घबराती भी हैं और नए नए नुस्खे और इस्तेमाल करती हैं। कुछ उन्हें आइडिया नहीं होता, रोज़ डॉक्टरों के पास भागती रहती हैं, बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है, कुछ पता नहीं चलता बच्चियों को। तो इस बारे में मैंने आपको गाइड करने के लिए, मुख्तलिफ टिप्स देने के लिए ये चैनल बनाया है। तो जिसको इस चैनल में दिलचस्पी है प्लीज़ वो अपनी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो बच्चियाँ कोई नए सवाल पूछना चाहती हैं वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकती हैं, मैं इंशाल्लाह उसके आंसर ज़रूर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे ये मेरी बेटी जो है, इसकी मुख्तलिफ किस्म की ये यादें हैं, पुरानी तस्वीरें, पुरानी वीडियोज़ हैं जो कि मैंने अपने इस वीडियो में शेयर की हैं आपके साथ। अच्छा, सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि जब अगर आप माँ बन चुकी हैं, आपका बेबी हो चुका है, तो अगर मौसम गर्मा का मौसम है तो आपने बच्चे के लिए लॉन के कपड़े लेने हैं, लेकिन उन कपड़ों के नीचे भी आपने उनको डबल आपने पहनाने, बनैनी कपड़े लेने हैं। बिल्कुल लॉन के कपड़े पहना के आपने उन्हें पंखे के नीचे डायरेक्ट नहीं रखना, पंखे से थोड़े साइड पे रखना अगर गर्मियों का मौसम है। लेकिन अगर सर्दियों का मौसम है तो भी आपने बच्चे को कवर लपेट के ज़रूर रखना है, लेकिन कमरे में आपने इतनी गर्मी नहीं करनी कि आपके बच्चे को पसीना आ जाए, मतलब मुकम्मल हीटअप उसको नहीं करना। और बच्चे को आपने 6 के 7 दिन के बाद इस तरह अपने बच्चे को टमी टाइम ज़रूर देना है। 6 से 7 रोज़ के बाद आपने बच्चे को टमी टाइम देना है। टमी टाइम कैसे दिया जाता है, जिस तरह कि यहाँ पे अभी मेरी बेटी उल्टी तकिए पे मैंने इसको उल्टा लेटाया हुआ है, और माशाल्लाह से ये हेल्दी थी, सेहतमंद थी, अपने सर को खुद घुमा रही थी। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, इसलिए मैंने इसकी यादों को कैप्चर करने के लिए वीडियो बनाई थी। तो मकसद साथ आपको बताने का भी है कि 6 से 7 दिन के बाद, दूसरे तीसरे दिन नहीं, 6-7 दिनों के बाद आपने बच्चे को नीचे नरम सा कुशन रख के और इसके सर को थोड़ा ऊंचा करके, जिस तरीके से मैंने बेटी को लिटाया हुआ है, इस तरीके से आपने इसको तकरीबन सिर्फ 2 से 3 मिनट का आपने टमी टाइम देना है पहले स्टार्ट में। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने 4 मिनट का टमी टाइम दे दें, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, बच्चे के सर कब मनवाने चाहिए? बच्चे के जो है ना, जो ये सर के पहले बाल जो उतरवाए जाते हैं, जिसे हमारी ज़ुबान में झंड बोला जाता है, इसका जो सही टाइम होता है ये 9 दिन होता है, 9वां दिन होता है। 8 दिन के बाद 9वें दिन या फिर 11वें दिन इसे उतरवाना चाहिए। क्यों? 7वें दिन जिन बच्चों के पहले बाल उतरवाए जाते हैं ना, अक्सर लोग 6 दिन गुजरते हैं, 7वें दिन उतरवा देते हैं। तो 7वें दिन उतरवाने के बाद क्या होता है कि बच्चे को फ्लू बहुत होता है, सर बहुत कच्चा होता है, बहुत नरम होता है। 7वें दिन नहीं उतरवाने चाहिए। 9वें दिन उतरवाने से ये होता है कि बच्चे को ना, ये हमारे बुज़ुर्गों का मेरी बड़ी जो बुज़ुर्ग थी वो कहा करती थी कि 9वें दिन जिन बच्चों के सर के बाल उतरवाए जाते हैं उन बच्चों को ज़ुकाम बहुत कम लगता है, उनको फ्लू बहुत कम लगता है। और जिनके पहले 7वें दिन उतरवाए जाते हैं उनका तो ज़ुकाम ठीक ही नहीं होता। तो मैंने तो अपने सारे बच्चों का 9वें दिन ही सर के बाल उतरवाए हैं, लेकिन फ्लू उन्हें लगता है, ये नहीं कि नहीं लगता, कम लगता है लेकिन लगता ज़रूर है। ठीक है, तो एक दूसरी टिप ये भी है यहाँ पे आप लोगों के लिए। अच्छा, इसके अलावा बच्चे की मालिश के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। यहाँ पे मेरी अम्मी ने मेरी जो है ना बेटी को उठाया हुआ था और इसके सर के बाल उतरवा रहे थे हम लोग, और बड़े आराम से सोई रही है ये। सामने मेरे छोटे भाई बैठा हुआ था।
और इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, इसके बाद हमने सर मुंडवाने के बाद अब मैं आगे की बात आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने बच्चे को, ये है कॉलिक ड्रॉप्स, ये कॉलिक ड्रॉप्स जो हैं ये आपके पास ज़रूर लाजमी होने चाहिए। अच्छा, ये इसके आपने 2 कतरे, अगर आपके बच्चा ठीक भी है तब भी आपने उसको देने, नहीं ठीक तब भी आपने 2 ड्रॉप्स सुबह दें या रात को दें, या जिस टाइम आप देखें कि बच्चा रो रहा है आपने इसको 2 ड्रॉप्स, इसके 2 या 3 आपने लाजमन डेली रूटीन में देने हैं। मैंने पूरे 7-8 माह तक बच्चे को कॉलिक के डेली रूटीन में ड्रॉप्स पिलाए हैं। उसके बाद पैनाडॉल वो आपके पास होनी चाहिए। पैनाडॉल के भी आप जब बच्चे का सर आप गर्म देखें, माथा गर्म है, तो 2 से 3 ड्रॉप आपने पैनाडॉल के बच्चे को डाल दें, उसका भी कोई नुकसान। अच्छा जी, ये हैं नाक के कतरे, नाक में डालने वाले। अगर बच्चे को फ्लू है, नाक बंद है बच्चे की, तो आपने दोनों साइडों पे एक एक कतरा डाल के और थोड़ी देर के लिए नाक की साइडों को मसाज करेंगी, तो उसके बाद नाक में जितनी गंदगी होगी वो आपने कॉटन बड से बाहर निकाल देनी है। ये कतरे मेरी बेटी को तो डॉक्टर ने लिख के दिए थे। आपको जो भी डॉक्टर दें तो उसका आपने जिस तरीके से वो इस्तेमाल बताएं आप इस तरह कर सकती हैं, लेकिन मैंने यही यूज़ किया और मेरा भी इसी को ही मैं अभी भी इस्तेमाल करती हूँ और इसका कोई नुकसान नहीं है। एक एक ड्रॉप नाक में डाल के और मैं थोड़ी देर नाक को प्रेस करती हूँ, उसके साइडों से मतलब थोड़ा हल्का हल्का सा मसाज करती हूँ दोनों नाक की साइडों को, और फिर कॉटन बड की मदद से मैं उसकी नाक की अभी भी इसी तरीके से सफाई करती हूँ। इसके बाद कान के कतरों की एक तस्वीर आ रही है यहाँ पे आगे। अब नॉर्मल कोई भी कान के कतरे हों डेली का, जब भी बच्चा आप देखें ज़्यादा रो रहा है तो आप उसके कान में भी एक एक कान के कतरे भी उसके कान में आप ज़रूर डालें, ठीक है। ये कॉटन बड है जिसकी मदद से उसके नाक की सफाई करते हैं, और ये है कान के कतरे, ठीक है। आप कोई से भी डॉक्टर ने अगर आपको लिख के दिए हैं तो आप वो इस्तेमाल करें, मैं यही यूज़ करती हूँ। उसके बाद हमदर्द घुट्टी का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। इस घुट्टी में से भी आपने 2 से 3 कतरे आपने डेली बच्चे को दे देने हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें जो होती हैं ना न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी ना तो बोल के बता सकता है आपको और ना ही जो है कि मुझे क्या मसला है और क्या मसला है, इसलिए ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारी लाजमन है। यह कैस्टर ऑयल, अच्छा ये कैस्टर ऑयल पिलाने के लिए नहीं है, ये अगर बच्चे को कब्ज़ हो जाए, बच्चा पोटी ना कर रहा हो, तो उसके पेट पे आप कैस्टर ऑयल का थोड़ा सा मसाज करें। उसके बाद आप उसके पेट के ऊपर हल्का सा कपड़ा, गर्म कपड़ा लपेट के, बल्कि गर्म कपड़े के अंदर मैं तो रुई भी रखती हूँ और उसको उसके पेट पे लपेट देती हूँ, और उसके थोड़ी देर के बाद बच्चा जो है पोटी कर लेता है। इसके अलावा बच्चे के पेट को नॉर्मल रखने के लिए माएँ भी खाने पीने में परहेज़ करें। जैसे कि माओं को 40 में सिर्फ़ और सिर्फ नरम रोटी, और वो भी सालन में बिल्कुल डुबो के, कम नमक मिर्च वाला सूप, यखनी, देसी मुर्गी की यखनी खाएं, बकरी की यखनी खाएं, बकरे के गोश्त में जो बकरी की गर्दन का गोश्त है उसकी यखनी पिएं, और मुर्गे के गोश्त का जो देसी मुर्गा है उसकी गर्दन जो है उसको पका के अच्छे तरीके से वो खाएं। इससे बच्चे की गर्दन जो है, कहते हैं कि बुज़ुर्ग कहा करते हैं कि बच्चे की गर्दन जो है वो सेहतमंद होती है, और बच्चे की गर्दन को नीचे लटका के लेटाना चाहिए। और ये मैं कुछ तस्वीरें जो मैं इस्तेमाल करती रही हूँ 40 में जो करनी चाहिए वो सारी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करी हूँ। इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी मैंने आपको टिप्स बताई इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई ज़रा सा नुकसान नहीं है। बस स्टार्टिंग में जैसे ही आपका बेबी डिलीवर हो तो आप ये तमाम चीज़ें अपने पास मंगवा के रख लें। कॉलिक ड्रॉप्स तो मैं अभी भी देती हूँ, कॉलिक ड्रॉप्स का तो कोई नुकसान नहीं है। 2 ड्रॉप्स मैं इसको ला देती हूँ। जैसे ही बच्चा रोए, बच्चे के ज़रूरत से ज़्यादा जब बच्चा रो रही है तो पहले तो आप उसे फीड करवाएं, दूध पिलाएं। दूध पिलाने के बाद बच्चा सो जाता है, आराम करता है तो बच्चा ठीक है। लेकिन दूध पीने के बाद भी अगर बच्चा रो रहा है तो आप उसका पेट चेक करें, उसने पोटी की है कि नहीं की। अगर बच्चे ने पोटी नहीं की, उसका पेट सख्त है, तो आप फ़ौरन उसको पेट के दर्द के लिए हमदर्द की घुट्टी भी पिलाएं। कॉलिक के 2 कतरे आप उसके मुँह में डाल दें, और पेट भी आप हल्की सी कैस्टर से मसाज करके इसके ऊपर आप जो है गर्म कपड़ा या रुई रख दें, ठीक है। दूसरा मसला ये हो सकता है, और अगर बच्चे ने पोटी भी कर लिया, दूध भी पी लिया, फिर भी बच्चा रो रहा है तो फिर आप उसके कान का मसाज करें। आप उसके कान के बीच में कान के दर्द के कतरे डालें, ठीक है। वो आपके बच्चे के कान में भी दर्द हो सकता है। और अगर कान में भी बच्चे के दर्द नहीं, आपने कान के कतरे डाल दिए और फिर भी बच्चा रोए जा रहा है, फिर भी बच्चा चुप नहीं कर रहा, तो फिर आप उसकी टांगों का मसाज करें, उसकी टांगों को दबाएं, उसका पैम्पर ढीला करें। और बच्चे के नाफ में आप कभी भी ऑयल ना लगाएं। जो बच्चे की नाफ के ऊपर चुटकी लगी होती है ना, उसके ऊपर
पर आपने ऑयल नहीं लगाना। ऑयल लगाने से मैंने बड़ा नुकसान उठाया। ये मैं एक अगली वीडियो में नाफ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने नाफ के साथ क्या गलती की और मेरी बच्ची की नाफ इतनी ख़राब हो गई कि 2 दफ़ा मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। और नाफ में आपने सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ आपने स्प्रेट लगाना है। स्प्रेट से बच्चे की नाफ के ऊपर लगी हुई चुटकी जो है फ़ौरन टूट के गिर जाती है। कभी भी ऑयल, घी, कोई देसी चीज़ ना लगाएं, उससे नाफ बहुत बिगड़ती है। मेरी बेटी की बहुत ख़राब हो गई थी। अच्छा जी, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। नॉर्मल रूटीन में बच्चे जो हैं वो इतनी जितनी बड़े बुज़ुर्ग हमारे कहा करते थे, मेरी सास, मेरी अम्मी के बच्चे जितना पोटी करे बच्चा उतना सेहतमंद होता है। लेकिन 40वें में चले के बाद जो है वो बच्चे नॉर्मल 2 मरतबा दिन में कर देते हैं या 3 दफ़ा कर लेते हैं। लेकिन अगर तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इसके अलावा दिन में एक बार बच्चे के जिस्म का मसाज करना बहुत ज़रूरी है। उसका मसाज आप जो बेबी ऑयल है उससे करें या फिर देसी घी से करें। देसी घी से पहले ज़माने में मेरे जितने पहले बच्चे पैदा हुए हैं उनको मेरी सासू माँ ज़िंदा थी तो वो देसी घी से ही मालिश किया करती थी। मेरी अम्मी भी देसी घी से मालिश करती थी, अभी भी करती हैं। देसी घी से मालिश करने से ये होता है कि ना तो बच्चे को रैशेज़ होती हैं और ना ही जो है वो नुकसानदेह, बल्कि बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और अगर मौसम अच्छा है तो आप दिन में एक बार ज़रूर नहलाएं बच्चे को। और अगर बहुत ठंड का मौसम है तो आप 2 से 3 दिन के बाद बच्चे को नहलाएं, और वो भी हीटर लगा के, सर्दियों में हीटर लगा के नहलाएं। कमरे में कमरा गर्म रखें और गर्मियों में जो है वो आप दिन में 1 मरतबा ज़रूर नहलाएं। बाकी की बातें नई अगली वीडियो में करूँगी। अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।